नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। बंध उदय सत्ता सहित कर्म थान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श। कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय। परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार हमारे पूर्वाचार्य जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हो गए, उन्होंने गोमरसार ग्रंथों की रचना की है। उसमें जो कर्मकांड का विषय है, उसमें तो बंध की भी बात है, उदय की भी बात है, सत्ता की भी बात है। उसमें से अभी हम प्रकृतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रकृतियों का बंध, उसकी सत्ता, उसका उदय, उसकी चर्चा अपने यहाँ चल रही है। तो हमने बंध के बारे में देखा था। बंध योग्य प्रकृतियां जो हमने अभेद करके बताई थी, कितनी होती है? 120 का हिसाब चलेगा। अभी हम उदय की चर्चा चलने वाली है। प्रकृतियों का उदय होता है ना, क्या होता है? फल देता है। कब उदय होता है? यानी वो तो क्रम से एक एक समय घटते घटते जब वो निषेक उदय रूप होता है, उदय रूप होता है ना, अभी वो कर्म रूप से अकर्म रूप होने वाले हैं। अभी उनका कर्म रूप रहने का अंतिम समय है, तो उसको हम कहेंगे उसका उदय चल रहा है। तो उसका जो कुछ निमित्त बनता है, हमने देखा था ना, उदय में कोई जीव विपाकी है, कोई पुद्गल विपाकी है, कोई क्षेत्र विपाकी है और कोई भव विपाकी है, जिसका अपना अपना उदय, उसके अनुसार उसका उदय होता है। तो उसकी बात अपनी यहाँ चलेगी। देखो क्या कहते हैं, उदय की बात अभी हम देखने जा रहे हैं। अभी हमने बंध 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 की बात हमने सोच के रखी है। अभी हमको उदय की बात सोचनी है। पहले उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? 122। कौन सी दो बढ़ गई? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, क्योंकि वो बंधने वाली है ही नहीं। बंधने वाली तो मिथ्यात्व प्रकृति थी, उसमें से जब सम्यक तो होगा तो मिथ्यात्व में से ये दो प्रकृतियां नई तैयार होती है। इसलिए उदय योग्य प्रकृतियां टोटल कितनी है? तो 122 है। तो कौन सी प्रकृतियों का कहाँ यानी उदय के कुछ नियम बताएंगे, फिर हम उसकी व्युत्पत्ति की बात हम बाद में देखेंगे। देखो क्या कहते हैं, ये उदय के संबंधी हमको आपको कुछ नियम बताने वाले हैं। उसके लिए आपको पहली पुस्तक हम फॉलो करेंगे। हमने बताया था दोपहर में पहली पुस्तक लाना है ना। अभी दो पुस्तकें रखी है तो थोड़ा उसका उपयोग करेंगे ना। पेज नंबर है 564। अब उसमें जो मूल कर्मकांड ग्रंथ की 261 नंबर की गाथा है, वो वहां उद्धृत की है। उस गाथा को पढ़कर हम उदय संबंधी कुछ नियम देखेंगे। आहरम तु प्रमत्ते तीर्थम केवलिनी मिस्से सम्मं वेदग सम्मे मिच्छतु गय देव आणुदो। क्या कहना चाहते? गाथा में क्या बताया उसको हम देखेंगे। कौन सी प्रकृतियों का उदय कहाँ है, कुछ विशिष्ट प्रकृतियों की उसकी बात यहाँ करेंगे। देखो यहाँ कहते हैं, नीचे देखो गाथा के नीचे चौथी लाइन में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, उसके उदय की बात है। बंध कहाँ था?
और उदय कब होता है? ऐसा उल्टा होता है क्या? ऊपर जाके बंद किया और नीचे आकर उदय होता है। ऐसी कितनी प्रकृतियां है जो ऊपर के गुणस्थानों तक बनती है, उदय नीचे के गुणस्थान में। कौन सी है? यार वाली है। कोई नीचे के गुणस्थानों में बंद रुक जाता है, उदय बाद में हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति बनती है 4थे से लेकर 8वें तक, उदय कब होगा? 13वें 14वें में होगा, है ना। जो कोई ऐसी प्रकृतियां है जहां बनती है वहीं पर उदय है, जहां उदय है वहीं पर बंद है। मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, जो कुछ अलग अलग कषाय है, तो जहां उसका उदय है वहीं पर उसका बंद है। ऐसी बहुत अलग अलग चर्चा आती है शास्त्र में। अभी हम यहाँ उदय की चर्चा चलेंगे। ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका उदय किसको होगा? हाँ? जिन्होंने बांधी है उसको उदय होगा। पहले ये न तो जिन्होंने बांधी नहीं उनका तो उदय होने का सवाल नहीं है। तो जिन्होंने बांधी है, जिनकी सत्ता में है, बनती है 7वें, जो छठा सातवां गुणस्थान चलता है तो 7वें में बन रही है, तो सत्ता में पड़ी है। तो छठे गुणस्थान में किसी को विकल्प आता है, 3 बिंब दर्शन का कहो, या कोई प्रश्न है करनानि योग संबंधी, ऐसा कुछ, उनको तत्व संबंधी भी शंका होगी ना? तत्व संबंधी शंका हो जावे तो मिथ्या तो नहीं चले जाएगी। तो उनके ऐसे कुछ आगम संबंधी कुछ प्रश्न उठते हैं, तो उसका समाधान नहीं मिल सकता। तो सहज उनके आहारक शरीर की रचना होती है। जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है वहाँ समूह शरण तक वो आहारक शरीर जाता है, और फिर वापस एक अंतर्मूर्त में, कितने, जो छठे गुणस्थान का अंतर्मूर्त काल है उससे भी छोटे काल में, उसमें आहारक शरीर बनेगा, उसकी 6 पर्याप्ति बनेगी, वो आहारक शरीर के साथ वो आत्म प्रदेश वहां तक पहुंचेंगे, उनका समाधान होगा, फिर वापस लौट कर आएंगे मूल शरीर में। ये सब इतनी सारी बातें छठे गुणस्थान के अंतर्मूर्त से भी छोटे काल में ये बातें होती है। अदरवाइज क्या होता है, हमेशा छठा सातवां गुणस्थान चलता है, वो 2 अंतर्मूर्त भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे भी छोटे काल में ये बातें सब हो जाती है। तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का उदय प्रमत्त गुणस्थान में ही लगाया। वो बनती है, सत्ता में पड़ी भले रहेगी, परंतु उदय कब होता है? छठे गुणस्थान में ही उसका उदय होगा। यानी कौन सी प्रकृतियां कहाँ पर उदय में आ रही है उसकी अभी अपनी चर्चा चल रही है। अब हम आगे देखते हैं। आहरण तो पमत्ते बताया। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय किसको होता है? बंदे की बात नहीं, हाँ बांधे उसको होगा। कौन से गुणस्थान में हो गए? हमने 4थे से लेकर बंद हो रहा है, हमने उदय पूछा। क्योंकि जो तीर्थंकर जिनको हम कह रहे हैं, तीर्थंकरों का समोचरण है, उनका उपदेश हमको मिलता है। जिन्होंने बांधी है वहां उनका कोई उपदेश नहीं मिल रहा है। 4थे 5वें वाले की कहाँ मिल रहा है? वो तीर्थंकर कब कहेंगे उनको? हाँ, उस जीव को हम तीर्थंकर का जीव कह रहे थे। मेरे वो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक सब उनकी हमको पूजा भी करेंगे, परंतु वे तीर्थंकर रूप में कब विद्यमान हो गए? जब उसका प्रकृति का उदय आएगा तब। वो प्रकृति का उदय कौन से गुणस्थान में शुरू हो जाएगा? 13वें से, और 14वें के अंत तक उसका उदय रहता है। तो यही बात यहाँ बता रहे। देखो तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। बंद कहाँ से कहाँ तक देखा था हमने? हाँ, 4थे से 8वें तक, बरोबर। देखो यहाँ 565 पेज पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा था। देखो तीर्थंकर प्रवृत्ति का उदय कब होता है वो हमारे श्रोताओं ने बता दिया था, है 13वें और 14वें में। और बनती कब थी? 4थे से 8वें तक बनती थी। अब यहाँ आते हैं। अब जो मिथ्यात्व में से जो नई 2 प्रकृतियां तैयार होती, कौन सी 2? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसका उदय कब होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय कौन से गुणस्थान में है? मात्र 3रे गुणस्थान। जो सम्यक दृष्टि है उसकी सत्ता में तो आ गई, तैयार हो गई, परंतु उसका उदय कब कहले? मात्र 3रे गुणस्थान में। जब जीव सम्यक मिथ्यात्व परिणाम रूप से परिणमित होता है, उसी समय सामने उसका उदय भी पाया जाता है।
ऐसा जीव पराधीन नहीं है कि क्या करे, वो तो बेचारा सम्यक दृष्टि था और वो कर्म का उदय आया और उसको गिरना पड़ा, ऐसा है क्या? कर्म उसका कंट्रोलर नहीं है। कर्म तो वो जीवों के परिणामों को बताने वाले हैं, ज्ञापक है। वो बताते हैं ये जीव के परिणाम कैसे चल रहे हैं। फिर कथन कैसा आता है? सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव तीसरे गुणस्थान में आता है, ये कथन पद्धति है। दोनों ही बातें एट ए टाइम एक समय में हो रही है। तो कथन निमित्त की तरफ से होता है, ये कर्णानुयोग की पद्धति है। परंतु निमित्त से तो कोई कार्य होता नहीं है। प्रत्येक कार्य स्वद्रव्य में अपने स्वयं की उपादान से होते, भले वो विकारी दशा हो या स्वभाव दशा हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने आहार द्विक का उदय कब देखा था? छठे में। तीर्थंकर प्रकृति का 13वें और 14वें में, और फिर सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे में। सम्यक प्रकृति का उदय कब होता है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। किसको होता है? क्षयिक सम्यक दृष्टि को क्या औक्षमिक वाले? क्षयौक्षमिक, जिसका दूसरा नाम है वेदक सम्यक। वेदक यानी उसका किसका वेदन कर रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय है। जिसका उदय है उसका वेदक कहलाता है। तो सम्यक प्रकृति का उदय क्षौक्षमिक सम्यक दृष्टि को चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान वाले को रहता है। ये उदय की कुछ नियम हम देख रहे हैं। कौन से प्रकृतियों का उदय, बाकी प्रकृतियों का उदय कहाँ कहाँ होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। पर ये स्पेशल प्रकृतियां है, स्पेशल गुणस्थान में ही उसका उदय होता है, उसकी अभी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। अब हम कहेंगे आनुपूर्वी का उदय कब होता है? हाँ, विग्रह गति में। तो विग्रह गति में गुणस्थान कौन से होते हैं? हाँ, पहला, दूसरा, चौथा। तो दूसरे गुणस्थान में कौन सी आनुपूर्वी का उदय नहीं होगा? नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। तो जो दूसरे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं है, तो चौथे में होगा? होगा। कौन, किसको होगा? जो सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जाने वाले, वो नियम से क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो वहां नरकानुपूर्वी का उदय हो सकता है। दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से उसके साथ मरकर कोई नरक में नहीं जाता। यह है कुछ उदय संबंधी नियम। तो देखो अभी आगे बढ़ते हैं। ये आनुपूर्वी का उदय हमने देखा था, यानी तीसरे गुणस्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है। चौथे में कौन कौन से आनुपूर्वी का उदय होगा? चौथे गुणस्थान के साथ मरकर कौन कौन सी गति में जा सकता है? चारों गति में। तो सम्यक्त्व के साथ जो मनुष्य से मनुष्य में जाता है, कहाँ जाएगा? भोगभूमि में, क्षयिक की कंडीशन। सम्यक्त्व के साथ मिथ्या मनुष्य में से तिर्यंच में जाने वाला कंडीशन क्या है? क्षयिक होगा। तो सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में से नरक में जाने वाला क्षयिक सम्यक दृष्टि हो तो जा सकता है, समझ में? और क्षोभम सम्यक्त्व के साथ मनुष्य से देव में जाएगा कि नहीं जाएगा? कि वहां क्षयिक की कंडीशन है, वहां कोई क्षयिक की कंडीशन नहीं है। अब कृतकृत्य वेदक होगा, पर कृतकृत्य वेदक किसको कहेंगे? जिन्होंने क्षयिक सम्यक दृष्टि की जो है उसकी स्टार्टिंग, यानी वो तो शुरू हो गई। 3 करण परिणाम में पहले उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके वो नष्ट कर दिए, फिर मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय कर दिया है, और सम्यक प्रकृति भी घटाते घटाते अंतर्मूर्ति ही रह गई है, और उसका अनिवृत्तिकरण परिणाम पूर्ण हो गया है। अब एक छोटे अंतर्मूर्त में एक एक निषेध उदय रूप आकर नष्ट होने वाले हैं, तब उसका मरण हो सकता है किसी किसी का। उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। वो नियम से क्षयिक होने वाला है। अब हो सकता है कुछ यानी असंख्यात निषेध बाकी है, हो सकता है उसके 100 निषेध बाकी है। 100 निषेध बाकी, उसका अर्थ क्या है? 100 समय में वो क्षयिक होगा पूरा। अब जिसके 10 निषेध बाकी हो
10 समय में होगा। कोई इसके 2 निषेक बाकी है, 2 समय में क्षयिक होगा, तो अंतिम 2 समय उसका मरण हुआ और वो हमें विग्रह गति से मोड़ से जा रहा है, तो क्षयिक कब होगा? विग्रह गति में होगा। क्यों नहीं होगा? क्षयिक की शुरुआत उसने की थी, उसका क्षयिक की शुरुआत उसने मनुष्य में ही की थी। कर्मभूमि के मनुष्य को ही क्षयिक समय दर्शन की शुरुआत होती है, प्राप्ति होती है। बाद में क्षयिक के साथ वो देव चारों गति में कहीं पर भी जा सकता है और वहां उसका क्षयिक समय दृष्टि कहलाएगा। और कृतकृत्य वेदक के साथ भी चारों ही गति में कहीं पर भी जाएगा जहां उसने पूर्व में आयु बंद किया है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? बात क्यों नहीं आई? पहले से नीचे कहीं नहीं जाएगा नरक में? पहले नरक में जा सकता है ना, जिसने पहले नरकायु बांधी है, बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर उसने क्षयिक की शुरुआत कर दी। क्षयिक करते करते वो अभी सम्यक प्रकृति के कुछ निषेक बाकी है, वो अभी खिर जाएंगे तो क्षयिक कहलाएगा, क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी नष्ट हो गई है, मिथ्या तो नष्ट हो गया है, सम्यक मिथ्या तो नष्ट हो गया है। सम्यक प्रकृति भी बहुत बड़ी थी, उसकी स्थिति वो भी घटते घटते बहुत छोटी बात अंतर्मूल प्रमाण निषेक बाकी है। अब वो जब एक एक समय करके वो निकल जाएंगे और जब पूरे निकल जाएंगे तब उसको हम कहेंगे क्षयिक समय दृष्टि पूरी हो गई, उसने पूर्णता कर दी। उस लास्ट वाली जो अंतर्मूल की अवस्था है उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक। ये जो क्षपणा चल रही थी ना, जिसको कहेंगे 3 करण परिणाम हो रहे थे, उस समय उसका मरण नहीं हो सकता। हाँ, ये कृतकृत्य वेदक अवस्था में उसका मरण संभव है अगर उसकी आयु वहां पूरी होती है तो वहां जाकर वो क्षयिक हो जाएगा। एक प्रश्न है इसमें ये टॉपिक में कि क्षयिक सम्यक की उसने शुरुआत कर है। जो जीव यहाँ से मनुष्य गति का जीव वो भूमि में उत्पन्न होने वाला है, उसने यहाँ पर क्षयिक सम्यक्त्व का प्रारंभ उसने शुरू किया। हाँ, यानी वहाँ कर्मभूमि के मनुष्य ने क्षयिक सम्यक्त्व का प्रारंभ कर दिया। हाँ। अब उस समय तो वो अंडर प्रोसेस में ये सब कार्य चल रहा है, तो उसके परिणामों में विशुद्धि है। बिल्कुल है। तो परिणामों में विशुद्धि है, तो फिर लेशिया के प्रकरण में जब वहाँ पर भूमि में उत्पन्न होता है तो वहाँ पर उसकी कापोत लेशिया बताई है। हाँ। तो उन दोनों का मैचिंग कैसे करेंगे? आपका ये प्रश्न है कि ये तो विशुद्ध परिणाम है और जो भूमि में जन्मता है जीव, तो वहाँ जन्म के समय उसकी कापोत लेशिया बताइए, है ना? यही आपका प्रश्न है। तो इसका मैचिंग कैसे होगा? तो ये जो 3 करण परिणाम उसके समाप्त हो गए। कौन से 3 परिणाम? अपूर्वकरण, पहले कौन सा? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। वो 3 करण परिणामों में उसने एक क्षय का कार्य कर दिया है। अभी तो जो आगे का जो है उसमें इतनी विशुद्धि नहीं है, जो पहले की विशुद्धि करण परिणामों की वो नहीं रही। इस तरह से उसकी बात हम ले सकते हैं, क्योंकि नरक में जन्मने वाला भी, अभी आप भूमि की बात कर रहे हैं, अब जो नरक में जन्मेगा वो कौन सी लेशा के साथ जन्मेगा? वहां की कपोत की लेशा सम्यक्त्व के साथ जन्मने की बात है। पहले नरक में जाएगा, वहां की लेशा कौन सी है? कपोत लेशा है, तो वहां वो कपोत लेशा में जन्मेगा। ख्याल में आएगा? केवली के पादमूल में उसका क्या निमित्त बना है? हाँ। केवली के पादमूल में ही होता है। हाँ, ये नियम जिसको कहते हैं निमित्त रूप से बताए जाते हैं। वहां उसकी इतनी दृढ़ता से बात हो जाती है, उसकी विशुद्धि अपने स्वयं से बढ़ती है, परंतु वो सामने निमित्त रूप से केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उसको क्षयिक सम्यक तो होता है। ऐसा जो नियम है, नियम रूप है वो, उसके बिना उसको क्षयिक नहीं होगा। इसके लिए एक अपवाद है। दूसरे और तीसरे नरक के जो क्षौक्षमिक समय दृष्टि जीव है, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, क्षौक्षमिक है वो, वहां से क्षौक्षम के साथ वो मनुष्य में आएंगे। अभी उन्होंने क्षयिक नहीं किया है तो किसके पादमूल में जाएंगे? उनके लिए वो कंडीशन नहीं है, वो स्वयं उनका क्षयिक समय तो हो जाएगा। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति है सत्ता में। अभी हम देख रहे हैं, देखो ये हमने उदय की बात देखी, कुछ विशेषताएं हमने देख ली है। अभी हम गुणस्थानों में उसके उदय की विच्छित्ति की भी बात देखेंगे।
अब जो पहले गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां, ये हमने स्पेशल उदय की बात क्यों उठाई? आहारक का उदय कहाँ है? आहारक द्वीप का छठे में, तीर्थंकर प्रकृति का 13वें 14वें में, सम्यक मिथ्यात्व का 3रे में, सम्यक प्रकृति का। तो यहाँ पहले गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां हमको गिननी है। तो पहले जैसे हमने बंदे योग्य देखी थी 117 थी, तीर्थंकर और आहार द्वीप बनती नहीं थी, किसी भी जीव को पहले गुणस्थान में नहीं बनती। ऐसे पहले गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियों का उदय कभी नहीं होगा? तीर्थंकर का नहीं होगा, आहार द्वीप का नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व का नहीं होगा, सम्यक प्रकृति का भी नहीं होगा। बाकी यथा योग्य किसी जीव को किसी प्रकृति का उदय तो चलेगा। अनुपूर्वी का उदय रहेगा पहले गुणस्थान में। अरे मिथ्यात्व से तो हो ही रहना, अनादि से। तो ये पहले गुणस्थान में जो ये 5 बिना, कौन से 5 अभी हमने गिनाई थी आपको? तीर्थंकर, आहारक द्वीप, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 5 बिना उदय योग्य टोटल कितनी थी? 122। उसमें से 5 गई, कितनी? 117। उदय योग्य कितनी रहेगी? 117। बंद योग्य भी देखी थी, वहां 3 बिना कह रहे और यहाँ 5 बिना कह रहे। तो ये उदय योग्य है 117 में। अभी उसमें जो उदय योग्य है, जो आगे किसी भी गुणस्थान में उदय योग्य नहीं है। फिर से बंदे विच्छित्ते में हमने क्या देखा था? जो अनादि से बनती आ रही है, पहले गुणस्थान में बंदेगी, ऊपर कहीं नहीं बंदेगी, उसको कहेंगे प्रथम गुणस्थान की बंदगी विच्छित्ति। उदय में वही रूल लगाना है। जो यहाँ उदय रूप है, आगे के गुणस्थानों में उदय रूप नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? उदय की विच्छित्ति। पहले ये 5 तो यहाँ उदय रूप है ही नहीं, तो उसको हम अनुदय में गिनेंगे, विच्छित्ति में नहीं गिनेंगे। तीर्थंकर प्रकृति के उदय की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में नहीं कहेंगे, अरे उसके उदय रूप ही नहीं। जो उदय रूप है उनमें से जो उदय की विच्छित्ति होती है उसकी चर्चा चलेगी। पहले गुणस्थान में उदय योग्य कितनी है? तो 117 है। अब उसमें ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो यहीं पर उदय रूप होती है पहले गुणस्थान में, ऊपर कहीं पर भी नहीं होती है? उस टफ हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने बंद ये सुना है ना, अभी थोड़ा उदय की बात हमने सुनी है। उदय का अर्थ क्या है? उस पर्टिकुलर जो पर्याय में वो जीव नहीं जाएगा, पहले गुणस्थान में वो जीव रहेंगे। ऊपर के पर्याय जो वो पर्याय ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाई जाएगी। इस तरह से हमको सोचना है। हम यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको ख्याल में आ जाएगा। उदय की विच्छित्ति की बात हम यहाँ देख रहे हैं। देखो पहले हम संख्या देख लेते हैं। 574 निकालना पेज। जैसे हमने पहले गुणस्थानों में बंद की विच्छित्ति देखी थी, संख्या देखी थी। अब हम पहले केवल संख्या देखेंगे, बाद में वो प्रकृतियों के नाम देखेंगे। तो यहाँ 2 प्रकार से कथन आता है। देखो उदय के बारे में जरा चार्ट देखना। बहुत अक्षर छोटे हैं, आप थोड़े अपने चार्ट के साथ मिलान करके देखना। 6 नंबर का चार्ट है ना। उदय उदीर्णा हमने एक साथ यहाँ लिखे। अब अभी हम केवल उदय पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ गुणस्थान है पहला, और उदय जो हो रहा था, जो आगे कहीं पर भी उदय नहीं होगा, उसको कहेंगे उदय की विच्छित्ति। तो यहाँ कितने प्रकृतियों की होगी? तो यहाँ 2 ऑप्शन बताए, 5 की या 10 की। फिर से देखो, 5 की होगी या 10 की होगी। दोनों ही कथन है, दोनों ही आचार्यों के कथन है। वो राइट है या वो रॉन्ग है ये हम नहीं कहेंगे, हमको दोनों ही जानना है। तो जिसने यहाँ 5 की विच्छित्ति बताई है, उनके लिए दूसरे गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति 9 की है। तो दोनों गुणस्थान में 9 + 5 14 हो जाएगी। और जिनके कथन में आता है यहाँ 10 की विच्छित्ति होती है, वो दूसरे गुणस्थान में 4 की विच्छित्ति हो जाएगी उदय की। तो 10 और 4 14 हो जाएगी। संख्या तो वही की वही रहेगी। तो ऐसे 2 मत क्यों, उसकी चर्चा करेंगे जब वो कौन सी प्रकृतियां हैं उसको देखेंगे।
जब हम 5 कहेंगे, पहले गुणस्थान में 5 की उदय विच्छित्ति कहेंगे, तब उसके साथ दूसरे गुणस्थान में 9 की विच्छित्ति कहेंगे। ये ख्याल में, जब हम पहले गुणस्थान में 10 की उदय विच्छित्ति कहेंगे तो दूसरे गुणस्थान में 4 की कहेंगे। आगे में कोई दो मत नहीं है, बस ये पहले 2 गुणस्थानों की ये बात है, और दोनों ही सही है हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही आचार्यों के कथन है और दोनों ही परंपरा से चले आए। अब यहाँ कोई केवल भगवान है नहीं है कि जहां जाके हम ये राइट है कि ये रॉन्ग है कहेंगे। हमें दोनों ही स्वीकार्य है और आगम में दोनों का ही कथन आता है। तो देखो, पहले गुण, अभी हम 5 की बात करेंगे। पहले गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति कितने की है? 5 की। दूसरे गुणस्थान में 9 की। अब तीसरा गुणस्थान है, उसके नीचे क्या लिखा है? यानी ये यहाँ जो प्रकृति उदय रूप है वो आगे कहीं पर भी नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व, उसकी उदय की विच्छित्ति यहाँ पर हो गई। अब चौथे गुणस्थान में 17 प्रकृतियों की उदय की विच्छित्ति होती। वो कौन सी, वो बाद में देखेंगे। पहले में कितनी थी? अभी हम 5 को फॉलो करेंगे। 5, दूसरे में 9, तीसरे में 1, चौथे में 17। अब 5वें की बात करते हैं। 5वें गुणस्थान में 8 के उदय की विच्छित्ति, यहाँ तक उसका उदय हो सकता है, उसके आगे नहीं। छठे गुणस्थान में 5 की उदय की विच्छित्ति, 7वें में 4, 8वें में 6, 9वें में 6, है ना, 10वें में 1, सूक्ष्म लोग, 11वें में 2, 12वें में 16, 13वें में 29, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही ना, ये 29, और 14वें में जो रिमेनिंग है, जो वहां उदय की विच्छित्ति कहेंगे हम उसको, वहां 13 लिखा है। संख्याएं हमने देखी, प्रकृतियां कौन सी है उसको हमको जो हम देखेंगे तो इसे 5 और 10 का विभाजन क्यों कहा, यह बात अपने ख्याल में आ जाएगी। देखो, आपको यहाँ देखना है, पेज नंबर 575 निकालना। यह नया पैराग्राफ है ना। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों है लिखा है ना, वहां बीच में ऐड करना कितनी प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति है। उदय की बात चल रही है। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति है, की और विच्छित्ति 2 शब्द डालना वहां, तो कहते हैं 10। अब यहाँ 10 को फॉलो करेंगे। क्या कहा, जो 10 पहले गुणस्थान में उदय रूप है वो आगे के किसी भी गुणस्थान में उदय रूप नहीं है, उसको क्या कहेंगे? 10 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति होती है। अब वो कौन सी उसको भी देखेंगे हम। जब हम 10 की उदय की विच्छित्ति कहेंगे तो दूसरे गुणस्थान में कितनी कहेंगे? 4। यह बात ख्याल में इतनी। नीचे का पैराग्राफ देखो, पहले मात्र उदय की विच्छित्ति देख रहे। पहले गुणस्थान में 10 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति होती है और दूसरे गुणस्थान में 4 प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति होती है। इन 2 गुणस्थान के बारे में 2 पक्ष है, 2 कथन आते हैं और दोनों ही आचार्यों की परंपरा से आते हैं। तो हमें दोनों को ही जैसा है वैसा जानना है। उसमें यह सच है कि यह सच है, यह निर्णय करने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है और हमारी वह पात्रता भी नहीं है। आगम में कथन है तो हमको दोनों ही को जानना है। जो उपदेश की धारा चली आ रही है उसे हमें जानना है और उसका कारण भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा है। तो जो इस पक्ष में 4 और 10 कहा, 5 और 10 से ना, तो उसमें देखो क्या कहते हैं, जो पक्ष उसमें एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इन नाम कर्म का उदय
मिथ्या दृष्टि में ही है, सासादन में नहीं है, ऐसा कहा। क्या कहते हैं? इन प्रकृतियों का उदय कौन सी, वो हम अभी गिनाएंगे, मिथ्या तो वगैरह, और आगे की 5 जो है एक्स्ट्रा जो 5 बताई है वो कौन सी है? देखो क्या कहा, एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इन नाम कर्म का उदय मिथ्या दृष्टि में ही है, सासादन में नहीं है, ऐसा कहा। उसको पहले वो 10 में गिन लिया। दूसरे पक्ष में इनका उदय कौन सी प्रकृतियों का? एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, ये जो 5 प्रकृतियां है उनका उदय दूसरे में है, तो दूसरे में गिनी। दोनों गुणस्थानों की मिलकर उदय विच्छित्ति 14 है। देखो ऐसा क्यों? तो कोई एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय द्वितीय गुणस्थान में आ सकते हैं। दूसरा सासादन गुणस्थान किसको प्राप्त होता है? कौन सा सम्यक? प्रथमोपशम सम्यक में से गोवाल चल रहा है। अनंतानुबंधी का उदय आ जाने से वो चौथे में से कहो या कोई भी औपशमिक समय दृष्टि है, चौथे में हो, 5 में हो, छठे में हो, वहां से वो दूसरे में आ सकता है। ये तो बात समझ में है। तो क्या एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय इसको प्राप्त करेंगे सम्यक? तो ये कैसे बताया? हाँ, मरण की अपेक्षा, क्योंकि सासादन गुण, देखो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में कोई मर नहीं सकता है, पर औपशमिक सम्यक्त्व के काल में जो गिरकर सासादन में आया है उसका मरण हो सकता है। तो उसका जो मरण होगा, 5000 रुपए देना अभी यहाँ, कोई बात नहीं। देखो क्या कहते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या कहा मैंने? जो सासादन में आया है, सासादन में कौन सा जीव आएगा? संगी पंचेंद्रिय जीव, कोई किसी भी गति का क्यों ना, जिसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, उस काल में उसके अनंतानुबंधी का उदय आ गया। अब वो सासादन में आ गया। सासादन का काल कितना हो सकता है? 1 समय से लेकर 6। उसमें मरण हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब वो मरकर जीव कहाँ जाएगा? वो जब मरा तो मर के सासादन के साथ कहाँ जा सकता है? नरक में नहीं जाएगा, तो तीनों गति में जा सकता है, तीरज गति में भी जा सकता है। तो मरकर वो एकेंद्रिय में भी, पर्याप्त में, बादल सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त में नहीं जाएगा, परंतु वो सासादन के साथ मरकर एकेंद्रीय पर्याय में जन्म ले सकता है। उसमें भी 2 मत है, वो बताएंगे। तो वो सासादन के साथ एकेंद्रीय में गया और शरीर पर्याप्ति के पहले मिथ्यात्व में चला गया। तो बहुत थोड़े काल तक वो सासादन में है, उस अपेक्षा से उदय विच्छित्ति में उसको लिया। क्या हुआ उसका? संगी पंचेंद्रिय जीव सासादन में आया, सासादन में ही उसका मरण हुआ, और मरकर सासादन के साथ वो एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, या द्विंद्रिय में, या तीन्द्रिय में, या चतुरिंद्रिय में। उस अपेक्षा से क्या कहेंगे? उन पर्यायों में भी वो सासादन गुणस्थान है, भले थोड़े समय के लिए है, और बाद में तो मिथ्यात्व में ही जाने वाला है। उस अपेक्षा से वहां ये प्रकृतियां गिने। कौन कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय। अब जो महाबंध नाम का जो शास्त्र है उसमें कहते हैं वो वहां जाते समय विग्रह गति में उसका सासादन हो सकता है, परंतु जन्मते समय उसका मिथ्यात्व ही गुणस्थान रहता है। इसलिए ऐसे 2 मत है उदय की विच्छित्ति में, कहीं 5 कहे, कहीं 10 कहे। 5 जिसके बारे में जो 2 मत है वो कौन सी 5 है? एकेंद्रिय, स्थावर, क्योंकि जहाँ एकेंद्रिय है वहां स्थावर भी है उसके साथ, और कौन सी है? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय। ये बात ख्याल में। अब और जो 5 है जो दोनों को स्वीकार्य है, ये कौन कौन सी है? देखो यहाँ पढ़ेंगे हम। जाति नाम कर्म का उदय विग्रह गति से शुरू होगा के बाद में, शरीर पर्याप्ति पूर्णता के बाद? ना, विग्रह गति से। वो उदय के नियम हम देखेंगे।
क्योंकि क्या है, नाम कर्म के उदय के बारे में बहुत कुछ विशेषताएं होती है। वो कहाँ कितने का उदय होता है, वो उसके काल होते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हाँ 579। हाँ, हमको 5 प्रकृतियां देखनी ना। नीचे का करें, देखो इतना ही समझना है। मिला सबको? 579 पेज है, नीचे का पैराग्राफ। ये मिथ्यात्व गुणस्थान में दोनों पक्षों को जिनका स्वीकार है, किनका है? 5 प्रकृतियों का। कौन सी है वो? मिथ्यात्व, यानी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय केवल पहले गुणस्थान में होगा, ऊपर कहीं होगा। आतप को यहाँ लिखा है, एकेंद्रिय स्थावर को तो दूसरे गुणस्थान में उसको भी स्वीकार किया है, और यहाँ आतप को लिया। तो आतप का उदय तो एकेंद्रिय के साथ होता है, तो एकेंद्रिय के साथ आतप को क्यों नहीं ले, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, मेरा प्रश्न ऐसा है, आतप हमेशा एकेंद्रिय के साथ होगा, एकेंद्रिय स्थावर और आतप हम हमेशा एक साथ लेते हैं। यहाँ उदय की विच्छित्ति में पहले गुणस्थान में आतप को दोनों ने ही स्वीकार किया, दोनों ही मत में। और एकेंद्रिय स्थावर और द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय के बारे में 2 मत है। किसी ने पहले गुणस्थान में उदय विच्छित्ति कही, किसी ने दूसरे में कही। तो आतप को दूसरे गुणस्थान में क्यों नहीं स्वीकार किया, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ बोलो रीना। सभी पर्याप्ति पूर्णता की बात नहीं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर। क्योंकि कौन से कर्मों का उदय कब होता है? आतप का उदय है, वो वहां जाति विग्रह गति में नहीं है, शरीर मिश्र काल में नहीं है। वो काल क्या होता है वो देखेंगे हम। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका आतप का उदय होता है, और बाय दैट टाइम साधन रहता नहीं है, यानी तब तो मिथ्यात्व में जाने पर उसका आतप का उदय होगा। इसलिए कहा है यहाँ पर जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार है, वो 5 प्रकृतियां कौन सी है? एक है मिथ्यात्व, आप बोलिए मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। यानी जो साधन के साथ एकेंद्रिय आदि में जाता है, ये पक्ष जिनको स्वीकार है, तो कहते हैं सूक्ष्म एकेंद्रिय में नहीं जाएंगे, निगोद में नहीं जाएंगे, अपर्याप्त में नहीं जाएंगे, पर्याप्त में ही जाएंगे, और वो शरीर पर्याप्ति पहले, उसके पहले वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अभी हम ऐसा ही स्वीकारना है कि पहले गुणस्थान में जो 5 प्रकृतियां नियम से विच्छित्ति होती, उदय से विच्छित्ति, वो 5 कौन सी है? एक है मिथ्यात्व, फिर आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। ये सबको स्वीकार है, दोनों ही मतों को। जिनके बारे में 2 मत है, वो कौन सी प्रकृतियां हैं? एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय। बात ख्याल में? ये पहले गुणस्थान के हमने 5 या 10 देखे। अब दूसरे गुणस्थान की देखते हैं। जिन्होंने पहले गुणस्थान में 5 का स्वीकार किया, वो दूसरे गुणस्थान में वो 9 का स्वीकार किया, और जिन्होंने पहले गुणस्थान में 10 कही, उन्होंने दूसरे गुणस्थान में 4 कही। यानी दूसरे गुणस्थान की 4 तो फिक्स है, जिसका उदय दूसरे गुणस्थान में ही है, दूसरे ने पहले और दूसरे में है, ऊपर कहीं पर भी नहीं है। ऐसी 4 प्रकृतियां कौन सी होगी? अनंतान बंदी। हम बंदर उदय के बारे में 2 वही नियम देखा था, ख्याल में आती है बात। और जिसमें पहले गुणस्थान में 5 कही, उन्होंने दूसरे गुणस्थान में ये 4 प्लस 5, 9 की उदय विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में देखी। और जिन्होंने पहले गुणस्थान में 10 कही, उन्होंने दूसरे गुणस्थान के लिए 4 ही कही। बस इतना ही ख्याल में रखना है। एक कोई सिस्टम हम फॉलो करेंगे, हम कहेंगे 5 और 10 या 9 और 5, ख्याल में, सॉरी 5 और 9, या यहाँ 10 किए तो वहाँ 4, 14 हो जाती है टोटल। हाँ हाँ, कौन सा?
दूसरा भी दो मत है ना, ये दो मत किसके बारे में, उसके साथ वहां उत्पन्न होता है, पर महाबंध को तो उसका भी स्वीकार नहीं है। महाबंध में भूतबली आचार्य ने तो ऐसा कहा, जो कोई साधन के साथ वो एकेंद्रीय में जाता है उसके बारे में ऐसा कहा, वो वहां तक मारणांतिक कर सकता है। मारणांतिक अवस्था में वो एकेंद्रीय है कि पंचेंद्रिय है? जो साधन के साथ मारणांतिक करता है, क्योंकि पंचेंद्रिय उसने सम्यक तो प्राप्त करके वो साधन में आया है और उसने एकेंद्रीय में मारणांतिक किया है, यानी वो मारणांतिक करने वाला जीव अभी पंचेंद्रिय है, दूसरे गुणस्थान में, और वहां पहुंचता है, वहां एकेंद्रीय पर्याय शुरू होती है, तब वो मिथ्यात्व में चला जाता है। यानी उनको मारणांतिक में स्वीकार है और उस पर्याय का स्वीकार नहीं है। ऐसे दो मत है। अभी आगे देखते हैं, ये उदय की विच्युति हम चलेंगे। अभी हमको तीसरे गुणस्थान में देखना है, जो वहां बनती है, बनने उदय की है, और जहाँ आगे कहीं पर भी उदय रूप नहीं है, वो कौन सी है? समय मिथ्यात्व। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे गुणस्थान की देखी हमने, पहले की कितनी देखी? हम 5 कहेंगे, तो दूसरे में कितने कहेंगे? 9, तीसरे में 1। अब चौथे गुणस्थान की कितनी लिखिए? 17। ये 17 को हमको देखना है। अब निकालो, पेज नंबर है 586। ये गाथा में बता, देखो 266 नंबर की गाथा में हम गाथा पढ़ेंगे। अयदे विदेय कसाया वेगुर्व्य चक्क निरय देवाऊ मणुयतिरियाणुपूवी दुर्भगणादेज अज्जसयम्। अयद यानी अयत, असंयत, यानी चौथे गुणस्थान की बात है। विधि यानी दूसरा कषाय, यानी कौन सा? पहला है अनंतानुबंधी, दूसरा है अप्रत्याख्यान। ये द्वितीय कषाय यानी अप्रत्याख्यान, और उनकी 4 हो जाएगी। वेगुव्य छक्क यानी वैक्रिक षटक। कौन से वैक्रिक षटक को कहेंगे? हाँ? देखो, देवों में गुणस्थान कितने होते हैं? 4। नारकी में उसके आगे देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु का उदय रहेगा नहीं। नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु का उदय रहेगा आगे के गुणस्थान में। तिर्यंचा गति का रहेगा 5वें में नहीं। तो चौथे गुणस्थान में देवगति और नरगति संबंधी प्रकृतियों की उदय की विच्छित्ति होगी। तो यहाँ छक्क कहा, वैक्रिय षटक, उसका अर्थ क्या है? देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अंगोपांग, ये 6 हुई। आयु को अलग गिना, वो तो नाम कर्म की थी। आयु में निरय देवायु यानी नरकायु और देवायु। यहाँ तक ख्याल में कितने कितने गिने? पहले तो द्वितीय कषाय कौन से? अप्रत्याख्यान, और उनकी 4। वैक्रिक षटक 6, कितने हुए? हाँ। फिर नरकायु और देवायु कितने हो गए? 12। अब कहते मणुय तिरियाणुपूर्वी, देवानुपूर्वी नरकानुपूर्वी तो हमने गति के साथ ली। अब मनुष्यानुपूर्वी का भी उदय यहीं तक है। क्यों? आनुपूर्वी है, मरकर जो मनुष्य में जाता है उसका गुणस्थान चौथा होगा, उसके ऊपर के गुणस्थानों में कोई विग्रह गति में नहीं जाता, तो आनुपूर्वी का उदय यहाँ तक है। तो मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी यहीं तक ले ली। और आगे कौन सी बते? अब कितने हुए टोटल? देखो फिर से, पहले हमने 4 कषाय लेके, कौन से? अप्रत्याख्यान और उनके 4, फिर वैक्रिक की 6, 4 और 6 10, फिर 2 आयु नरकायु और देवायु, कितने हो गए? 12। मनुष्यानुपूर्वी तिर्यंचानुपूर्वी 14, अभी 3 ही रह गए। क्या लिखिए? दुर्भग अनादेय अज्जसयम, दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति की उदय की विच्छित्ति चौथे में होती है। समझ में आते हैं? यानी जो चौथा गुणस्थान है वहां तक अयश कीर्ति का उदय हो सकता है, उसके ऊपर यश कीर्ति का उदय नहीं रहेगा, यश कीर्ति का ही चलता रहेगा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो कुछ प्रश्न है। अब ये बंद की विच्छित्ति आसान लगने रही ना?
क्योंकि हमको बार बार उदय की विच्छित्ति सोचना है? देखो यहाँ क्या कहते हैं, असंयतने चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के वहां जिनका उदय है और बाद में जिनका उदय नहीं है, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? तो कषाय को पहले नक्की किया, तो अप्रत्याख्यानावरण ले लिया। तो ये 4 हो गई। नारकियों में और देवों में गुणस्थान कितने हैं? तो 4। तो उन संबंधी जो उदय रूप प्रकृतियां वो यहीं तक होगी, ऊपर के गुणस्थानों में उनका उदय नहीं होगा। 5वें गुणस्थान में कोई देव होगे क्या? कोई नारकी होगा? नहीं होगा। तो उनके संबंधी जो उदय की प्रकृतियां है वो वहीं तक उसकी विच्छित्ति हो जाएगी। अब देखो आगे देखते हैं, वो हमने चर्चा की थी। अब हमने अनुपूर्वी की बात देखी, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी भी यहीं तक है। गत्यानुपूर्वी की भी बात हमने देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 588। तो चौथे गुणस्थान के उदय की विच्छित्ति देखिए, किस किस को देखी, फिर रिपीट करे। देखो अप्रत्याख्यानावरण 4, देवगति और नरक गति संबंधी कौन कौन सी है? देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति नरगत्यानुपूर्वी, हाँ, वैकिरिक शरीर अंगोपांग, और ये नरकायु और देवायु दोनों लिए। हम देव संबंधी 3 लिए, नरक संबंधी 3 लिए और शरीर संबंधी वैकिरिक शरीर अंगोपांग 2 लिए। अलग अपेक्षा से यहाँ कथन किया है। और अनुपूर्वी में और 2 अनुपूर्वी यहीं पर रख दी, क्योंकि आगे के किसी भी गुणस्थान में विग्रह गति में वो नहीं पाए जाते गुणस्थान। 3 ही हमको याद रखना है, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति। तो इनका उदय यहीं तक है। अब हम 5वें गुणस्थान की उदय की विच्छित्ति देखेंगे। चौथे की कितनी देखी? 17। कौन सी 17 को रिपीट करेंगे? हाँ, पहले तो कषाय देव अप्रत्याख्यानावरण 4, फिर देवगति और नरगति संबंधी उसको कहेंगे वैकिरिक षटक। हाँ, आयु 2 बताना है, देवायु और नरकायु। फिर अनुपूर्वी 2 अनुपूर्वी बताना है। और पहले तो नरकानुपूर्वी देवानुपूर्वी तो हमने देख लिए, और यहाँ 2 बची, उनको भी यही कहना। अब 3 ही रहेगी, दुर्भग, अनादेय और यशस कीर्ति। बात ख्याल में आई? अब 5वें गुणस्थान की देखेंगे। कितनी लिखी है वहां पर? 8। अब यहाँ पहले कषाय बता देना है, जहाँ उदय रूप है और बंध रूप भी है। तो 5वें गुणस्थान में कौन सा कषाय कहेंगे? प्रत्याख्यानावरण की 4। अब 4 बची, हमें कैसा विचार करना है? तो ऐसे कौन सी गति है जिसमें 5 गुणस्थान होते हैं, आगे के नहीं होते? तिर्यंच गति। तो उस संबंधी प्रकृतियां यहाँ तक उदय रूप हो। समझ में आती बात? तो तिर्यंच संबंधी कौन सी प्रकृतियां लेना है? तिर्यंच अनुपूर्वी नहीं लेना। 5वें गुणस्थान के साथ विग्रह गति में नहीं कोई जाएगा, अनुपूर्वी को छोड़ दो। तो तिर्यंच गति, फिर तिर्यंच आयु, फिर हाँ उद्योग और नीच गोत्र। तिर्यंच जो है उनके तो नीच गोत्र का ही उदय है, नारकी को भी नीच गोत्र का ही उदय होता है, देवों में उच्च गोत्र का ही उदय होता है, मनुष्य में दोनों ही पॉसिबिलिटी है, किसी को किसी का होता है। तो तिर्यंच संबंधी 4 कौन सी उदय रूप यहाँ है? 5वें गुणस्थान वाला तिर्यंच, तिर्यंच गति है, तिर्यंच आयु है, किसी किसी को उद्योग का भी उदय है, और कौन सी है? नीच गोत्र का उदय है। वो 4 और वो 4 प्रत्याख्यानावरण की 4, ये 8 के उदय की विच्छित्ति हमने देखी 5वें गुणस्थान में। देखो अभी हमने जो 5वें गुणस्थान की बात देखी थी ना, 591 पेज पर उसका वो श्लोक है, गाथा बताइए। देखो देशे, देशे ने देश विरत गुणस्थान है, उसमें देशे तदीय कसाया तिरिया उच्चो गणी च तिरिय गदी छठे आहार दुगम तीर्णतियम उदयवो छिन्ना।
यानी देश वेद गुणस्थान में 5वें गुणस्थान में तृतीय कषाय। तृतीय कषाय ने कौन सा? प्रत्याख्यानावरण की 4। तिरीय तिर्यंच गति, उज्जो यानी उद्योत, नीच तिरियाव यानी एक्चुअली तिर्यंच आयु लेना, उद्योत लेना, नीच गोत्र और तिर्यंच गति, ये 4 हो गई ना। पहले 4 कषाय और ये तिर्यंच संबंधी 4। और छठे गुणस्थान में किसके उदय की विच्छित्ति बताई? कितने की यहाँ लिखी है? 5 की। कौन से 5 का उदय यहाँ तक है और आगे नहीं है? तो कहते हैं कि आहारक द्विक का उदय यहाँ पर है, आगे के किसी गुणस्थान में नहीं है। और किसका है? थीर्णतीयम। इसका अर्थ क्या है? हाँ, 3 निद्रा, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला का उदय यहाँ तक ही है, ऊपर नहीं है। फिर गति के बारे में देखेंगे। स्त्यान वृद्धि त्रि, ये जो 3 निद्रा है, उसका उदय कौन से गति वालों को नहीं है, किसको है? नारकी में नहीं है, देवों में भी नहीं है, इसीलिए यही 16 बराबर। अच्छा तो एकेंद्रियों के होगा कि नहीं होगा? होगा। अपर्याप्तों को नहीं होता। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने पर इन 3 का उदय हो सकता है किसी का। तो तिर्यंचों में और मनुष्यों में इसका उदय होगा, पर अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं होगा, ये बात है। तो अभी हम छठे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति कितनी प्रकृतियां देखी अभी हमने? 5 में तो आहार द्विक लेना है और 3 निद्रा। कौन सी? स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। यहाँ तक बात ख्याल में है। अब आगे देखते हैं। देखो 7वें गुणस्थान में कितने बताई है? पेज नंबर 594, 7वां गुणस्थान है। वहां क्या लिखते हैं? देखो, अपमत्ते सम्मत्तम अंतिमतीय संहदीय पूवम्हि चच्चैवणोकसाया अनियट्ठी भाग भागेषु। यानी अपरमत्त में सम्मत्त में सम्यक्त्व प्रकृति। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म सम्यक्त्व है 4, 5, 6, 7वें तक है, उसके ऊपर सूक्ष्म सम्यक्त्व सहित कोई 8वें 9वें गुणस्थान में नहीं पाया जाएगा। वो चढ़ ही नहीं सकता। उपशम श्रेणी वो चढ़ ही नहीं सकता। शपक श्रेणी चढ़ने की तो बात ही नहीं है। ख्याल में आती है? तो उसका उदय किसका? सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ तक पाया जाएगा? 7वें तक। तो उसको कहेंगे उसके उदय की विच्छित्ति यहाँ हुई। एक बात, वहां कितनी संख्या है 7वें की? 4। अब और कौन सी 3 प्रकृतियां है? सहनन। नीचे के 3 सहनन, ऊपर के 3 सहनन जो है वो ऊपर तक हो गए, और नीचे के 3 सहनन है उनका उदय कहाँ तक है? उसके दूसरे भाषा में नीचे के 3 सहनन वालों को कहाँ तक के गुणस्थान हो सकते हैं? 7वें तक। अब इस पंचम काल में ऊपर के 3 सहनन होते नहीं किसी को, तो कोई शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी चढ़ेगा? तो अधिक से अधिक कहाँ तक का गुणस्थान हो सकता है? 7वें तक का। ये नियम है ना। निमित्त रूप से निमित्त कुछ नहीं करता है, परंतु निमित्त की ओर देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं कि इस पंचम काल में नीचे के 3 सहनन हो सकते हैं जीवों को, तो उनको कहाँ तक का पुरुषार्थ होगा? 7। वो भी पुरुषों के होगा, स्त्रियों को तो वो भी नहीं होगा। तो अपमत्ते सम्मत्तम, और क्या कहा? अंतिमतीय संहति, यानी अंतिम 3 सहनन। पहला है वज्र वृषभ नाराज, फिर वज्र नाराज और नाराज। वो ऊपर के 3 इनको वो तो ऊपर भी जा सकते हैं, और नीचे के 3 सहनन का उदय यहाँ तक ही है, यानी उनको ऊपर के गुणस्थान नहीं होंगे। तो ये नीचे के 3 सहनन वाले 7वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी अपूयम्मी यानी अपूवम्मी यानी अपूर्व गुणस्थान, अपूर्व कर्म गुणस्थान यानी कितने नंबर का है? 8वें का।
वहां कितनी बताई संख्या? 6। कौन से 6? आसान है। 6 9 कषाय। टोटल 9 कषाय कितने हैं? 9। उसमें से 3 वेदों को तो 90वें गुणस्थान तक ले जाना है। बाकी कितने बचे? 6। कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उनके उदय की विच्छित्ति 8वें गुणस्थान में होती है। यानी उनका उदय 8वें गुणस्थान के अंत तक है, ऊपर कहीं पर भी उन प्रकृतियों का उदय नहीं है। ये उपशम श्रेणी की बात है कि क्षपक श्रेणी की बात है? दोनों की है। दोनों की है। यहाँ क्षय का प्रोसेस हम नहीं देख रहे, हम सत्व नहीं देख रहे, हम उदय की बात कर रहे हैं। यहाँ तक ख्याल में आई? 8वें गुणस्थान में कितनी देखी? 6। कौन सी 6? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब 9वें गुणस्थान में कितनी लिखी है? 6। वहां पर भी 6 लिखी है। तो हमने देखा था 3 वेद जो है, कौन से? पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, उसका उदय 9वें के पहले भाग तक होगा। और 3 कौन सी है? उदय की बात चल रही है। बंध में हमने 4 संज्वलन लिए थे, उदय में हमको 3 कौन से? क्रोध, मान, माया। क्योंकि लोभ का उदय तो 10वें वाले को भी है, इसलिए उसको छोड़ना। 3 वेद और संज्वलन के 3 कषाय, क्रोध, मान और माया, ये 9वें गुणस्थान में 6 के उदय की विच्छित्ति हुई। बात ख्याल में आती है? 10वें गुणस्थान में क्या लिखा है आगे? 1। कौन सा 1 है? हाँ, संज्वलन लोक, जो सूक्ष्म है, परंतु हमें सूक्ष्म पादर से कोई मतलब नहीं। संज्वलन लोक के उदय की विच्छित्ति यहाँ होती है। बंध की कहाँ हुई थी? लोक के बंध की विच्छित्ति 9वें में। 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय है, उसके उदय में नया मोहनीय का बंधन नहीं होगा। 9वें गुणस्थान में मोहनीय का बंधन नहीं है, ज्ञानावरण का है। सूक्ष्म लोक के उदय में ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है, अंतराय बन रहा है ना? और क्या क्या बन रहा है? वेदनीय बन रहा है, गोत्र बन रहा है ना? कौन सा नहीं बन रहा है? मोहनीय और आयु 2 नहीं बन रहे, बाकी सब बन रहे। नाम कर्म बन रहे हैं ना? यशस कीर्ति बन रही है ना वहां पर? तो ये नहीं समझे, हम मूल प्रकृति की बात करें। 10वें गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बनती है? मोहनीय नहीं बनती है, और आयु 7वें के ऊपर नहीं बनती, तो आयु भी नहीं बंधेगी। तो मूल प्रकृतियां 6 बंधेगी, है ना? हाँ। अब यहाँ उदय की बात करें। यहाँ उदय किसका है? जो उच्चित्ति रूप हो जाएगा, सूक्ष्म लोक। बाकी ज्ञानावरण वगैरह उदय रूप है, हमें यहाँ विच्छित्ति देखनी है। जो यहाँ उदय रूप है, आगे कहीं पर भी उदय रूप नहीं है, उसको कहेंगे उसकी उदय की विच्छित्ति यहाँ पर होती है। अब ये हो गई 10वें की बात। अब 11वें की बात करेंगे हम। 2 है, ये कौन से है? 2 सहनन। सहनन नंबर 2 और 3 क्या है? देखो देखो, जो उसके ऊपर का गुणस्थान कौन सा? ऊपर कहने 11वें में से कोई 12वें में नहीं जाता, पर 12वें में जाने वाले को कौन सा सहनन का नियम है? वज्र वृषभ नाराज सहनन। वो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है क्या? नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल चढ़ सकता है। परंतु अन्य जो 2 है ना, कौन से? वज्र नाराज और नाराज, वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, पर उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें तक जा सकते हैं, इसलिए वहां उसका उदय कहेंगे। अब वहां यही रुकेंगे हम 11वें तक, और उसके उदय की फिर रिवीजन करेंगे शाम को। अभी हम अपना समय भी हो गया और यही रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान जय।